इस वक़्त तो जंगल का बादशाह शेर है, वो अंडा भी दे सकता है और बच्चा भी दे सकता है। पाकिस्तानियों की एक मंडी लगाई गई इस्लामाबाद में, हमने नहीं लड़ाई की, आपने रियासत को हमारे ऊपर थोपा है। आपकी एमआई, आपकी आईएसआई हमारे घरों से लोगों को उठाती है। इस खबर का दूसरा हिस्सा ये है कि अपारे वालों ने हमारे उन लोगों को जो मिल सकते थे, एक को कहा हुआ था कि वो अगर तुमने अमेरिकन एम्बेसी की तरफ मुँह किया तो हम तुम्हारी टाँगें तोड़ देंगे। तो नहीं, अब यही बात है जो निज़ामुद्दीन को पसंद नहीं है और इसी वजह से हाँ। अब अलीमा खान साहिबा जो हैं वो मिल नहीं पा रही और हम कम से कम इस फस्तायत के निज़ाम को सुकून के साथ चलने तो नहीं दे रहे। माज़रत के साथ ये समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा सेंसरशिप हो रही है वो और वो टोन से नहीं है खान की। बात के बाद ये लग जाए ना ये कि जी लो जी वो मान गए कि इनके राह के साथ ताल्लुकात हैं। चलें जी, अगर रॉ के साथ ताल्लुकात हैं, तो यहाँ लोगों के आईएसआई के साथ भी ताल्लुकात हैं। ये चिट्ठी लिख रहे हैं तो सलाम लिख दे, तो जे गो मुकदमा कर रहे हैं तो मेरी गवाही पा दे। चलो हम तो चल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। मेरे साथ बैरिस्टर शहजाद अकबर मौजूद हैं और कुछ अहम मामलात हैं जिन पर आज इनकी एक्सपर्ट ओपिनियन भी लेने हैं और इसके साथ जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है। एक तो आलिया हमजा अदालत में भी पेश हुई, मुस्कुराती हुई पेश हुई हैं। तहरीक इंसाफ को असेंबलियों से फारिग करने का एक बाकायदा मनसूबा जो इस्टेब्लिशमेंट के बहुत ज़्यादा करीबी सहाफ़ी हैं वो भी इस पे पुरज़ोर इसरार कर रहे हैं कि ये मामला ना सिर्फ ज़ेर गौर है बल्कि इस पे अमल शुरू हो चुका है। और इसमें तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास अब डू डाई वाली सिचुएशन है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत जो इनकी मेंबरान एक सूबाई असेंबली हैं, कौमी असेंबली हैं और पंजाब असेंबली हैं, इनके ऊपर 9 मई के केसेस में जो लोग 9 मई के बाद शामिल हुए पार्टी में, जिसमें बैरिस्टर गौर साहब हैं या सलमान अकरम राजा हैं, बैरिस्टर अली ज़फ़र है, वकला की एक बड़ी तादाद है। इन्हें छोड़कर बाकी तमाम लोगों को जो पुरानी क़यादत है, उसे रास्ते से हटा दिया जाएगा और वो किस तरह हटाया जाएगा वो एक सारा मरहला है, उस पे डिस्कशन ज़रूर करेंगे। अभी इसमें बड़ी तादाद में एमएनए, एमपीएस हैं और तहरीक इंसाफ की क़यादत के पास ये आखिरी मौका है कि ये क़यादत के जो 700-800 लोग बनते हैं टिकट होल्डर समेत, ये अब क्या करेंगे? सड़कों पर आएँगे या नहीं आएँगे? इनके पास ऑप्शंस अब खत्म होती जा रही हैं। अमेरिका में डॉक्टर्स के ग्रुप में जो आईएसआई ने बड़ी कामयाबी से कहा जा रहा है तक़सीम डाल दी है। क्या वो तक़सीम वाक़ई नज़र आ रही है? क्योंकि जो विल्सन के बिल में आज एक नए स्पॉन्सर आ चुके हैं और ये जो ललोटा साहब हैं, ये स्पॉन्सर भी हैं और ये बड़े वहाँ से तगड़े किस्म के कारकुन भी हैं न्यूयॉर्क से। अब हालिया जो अमरीकी कांग्रेस के अरकान पाकिस्तान से होकर गए हैं, उस मामले पर आगे पेशरफ्त क्या है? ये भी शहजाद साहब से पूछेंगे। और इसके अलावा इमरान खान की जो आवाज़ बंद की, बयानात जो है इस वक़्त आपको पता है तहरीक इंसाफ की लीडरशिप का किरदार है, हलीमा खान की मुलाकात क्यों नहीं होने दी जा रही? क्या क़यादत को खतरा है कि ये सारी बातें सामने आ जाएँगी? मर्दान ड्रोन हमला है उसमें मादनी बिल के मुतल्लिक जो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अ, इमरान खान ज़ाहिर है हलीमा खान से डिस्कस कर सकते हैं। इसी वजह से क्या मुलाकातें नहीं होने दी जा रही? क्योंकि आलिया हमज़ा अगर कन्वेंशन में आपको पता है अभी उन्होंने छोटा-सा कन्वेंशन किया, वो गिरफ्तार हो गई। अली मीन गंडापुर अभी लाहौर में ललकार के गए बाकायदा तौर पर और वो मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और इसके अलावा जो लंदन से आपको पता है अभी राजा साहब का जो केस चल रहा है, जिस पर पाकिस्तानी मीडिया में बड़ा शोर मचा है जी कि उनके ऊपर जुर्माना हो गया है या शहजाद अकबर साहब गवाही के लिए नहीं आ रहे। बहुत सारा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। इसकी भी थोड़ी-सी इनसे डिस्कशन लेंगे और इसके अलावा जो कुछ और अभी आर्मी चीफ की तकरीर के हवाले से बहुत सारी तनकीद है। ये मामलात भी डिस्कस करेंगे। शहजाद साहब बहुत-बहुत शुक्रिया सर आपका। सबसे पहले तो इसी बात से अगर मैं शुरू करूँ ये जो अमेरिका में जो विल्सन साहब का जो नया स्पॉन्सर आया है सामने और अमेरिकी कांग्रेसमैन पाकिस्तान से जैक बर्गमैन वगैरह होके गए हैं। आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं? क्या ये कोई तफ्तीश की रिपोर्ट जमा होगी? जो विल्सन का बिल चलेगा उसकी सितंबर में जाके 180 दिन पूरे होने। आपके पास कोई अपडेट्स हैं इसकी? देखिए, अपडेट्स तो अमेरिका वाले ही दे सकते हैं। जो विल्सन का बिल है, इसमें 2-3 चा चीज़ें जो हैं, वो बुनियादी तौर पर ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए। एक तो वो अमेरिकन लेजिस्लेशन है, उसका एक अपना प्रोसेस और प्रोसीजर है। ओवरनाइट वहाँ कुछ नहीं होता। पाकिस्तान तो है नहीं कि एक मेजर या कर्नल ने पूरी पार्लियामान को इकट्ठे करना है और शाम तक बिल पास करा के दे मारना है। वहाँ पे जो लेजिस्लेटिव प्रोसेस है, उसमें बहुत ज़्यादा कंसल्टेशन होती है। फिर वहाँ पे जो सबसे एक खूबसूरती है निज़ाम की, वहाँ पे बायपार्टिजन्स बिल्स भी होते हैं, यानी कि वो बिल्स जो किसी मुद्दे के ऊपर हों और उसमें जो पार्टी की तफरीक है, वो इतना रोल अदा नहीं करती। ये बिल भी उनमें से एक है। ये बायपार्टिजन बिल है। इसके जो प्रेज़ेंटर थे शुरू में जिन्होंने पेश किया, वो दोनों हैं। 2 लोग हैं, एक जो विल्सन हैं और जो दूसरे साहब मुझे उनका नाम भूल गया, वो जिमी पिनाटा जिमी जी, पिनाटा। पनाटा जो हैं वो सीआईए के साबिक डायरेक्टर रहे हैं, उनके साहबज़ादे हैं एंड ही इज़ डेमोक्रेट और ये रिपब्लिकन है जो विल्सन। तो अब अगर इसमें नए लोग भी उसमें को-स्पॉन्सरिंग करने में आ रहे हैं, तो इसका हर जो मेंबर होता है, उसके दायरा जो कह लीजिए उस दायरे में कुछ 10, 20, 50 लोग हो सकते हैं, जिनको वो अपने साथ लाता है। अगर एक नया आदमी शरीक हो रहा है, तो इसका मतलब है कि इस बिल को स्ट्रेंथ मिल रही है। ओह! दूसरी चीज़ ये है कि आप ये ज़हन में रखिए कि ये जो पूरा ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की एक मंडी लगाई गई इस्लामाबाद में,
और चले मंडी भी एक गलत लफ्ज़ इस्तेमाल हो गया मेरे मुँह से, मैं तो कहूँगा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की याद आई। चलें इसमें जो आए उन लोगों के ऊपर बहुत क्रिटिसिज़्म हो रहा है। लेकिन मैं उनको ये कहूँगा कि ये उनको भी मुबारक हो कि कुछ ना कुछ उनके माल की भरपाई तो हुई पाकिस्तान के खजाने से, और वो हाँ। पाकिस्तान आए और वहाँ पे सिपा सलार और आर्मी, क्या कहते हैं, आपके प्राइम मिनिस्टर और सब जितने आला ओहदेदार थे, वो सफ आरा होकर सारे जो हैं दस बदस्ता ओवरसीज पाकिस्तानियों के जो आगे खड़े थे। इसके पीछे भी जो विल्सन ही का बिल है, और जो विल्सन हम्म। बिल के पीछे आप समझते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानी, स्पेशली अमेरिकन पाकिस्तानी डायस्पोरा जिसने सिटीजन लॉबिंग की है, वो शामिल है। तो ये तमाम जो अब उसमें होता क्या है, वो कितना अरसा लगता है, ये एक अलग बहस है। लेकिन एक चीज़ तो माननी पड़ेगी कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने जैसे-तैसे करके भी अपनी एक स्ट्रेंथ को, अपनी एक पोज़ीशन को वाज़े कर दिया। और आज एस्टेब्लिशमेंट उस, अब देखिए इस वक़्त आपकी आईएसआई जो है या फ़ौज जो है, बल्कि बहुत हद तक एमआई भी जो है, वो इस वक़्त ना भारत के साथ जंग लड़ रही है, ना वो किसी अफ़गानिस्तान के इश्यू को देख रही है, ना वो टीटीपी को देख रही है, कोई ऐसी चीज़ों पे काम नहीं कर रही। इस वक़्त उसका तमाम फ़ोकस जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का सोशल मीडिया, ओवरसीज़ हम्म। पाकिस्तानीज़ और जो वो लोग हमारे जैसे, जो आप जैसे हैं, जो 4 लोग आज़ाद बात करते हैं, हमें किस तरह से दबाना है, हमारे एल्गोरिदम्स को किस तरह से छेड़ना है, कौन-सी हमारी बात पकड़ के यूट्यूब से हमारा चैनल बंद करवाना है, वगैरह-वगैरह इस चीज़ में मसरूफ़ है। तो मैं ये समझता हूँ हम सब की बड़ी कामयाबी है, जो लोग मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं, कि हम कम से कम इस फस्तायत के निज़ाम को सुकून के साथ चलने तो नहीं दे रहे। तो बाकी जो विल्सन का देखिए, मैं शुरू दिन से चाहे ट्रम्प की जीतना हो, अमेरिकन लेजिस्लेशन के बिल्स हों, ये ऐसी चीज़ें हैं जो एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं, जो एक अपना ख़ास किरदार तो अदा कर सकते हैं, लेकिन ये वो स्पेसिफिक किरदार अदा नहीं कर सकते जिससे पाकिस्तान में तब्दीली आनी है। इमरान खान जो बात कहता है वही असल में सियासी हकीकत है। पाकिस्तान में जो सियासी तब्दीली और इस निज़ाम के खिलाफ तब्दीली सिर्फ़ और सिर्फ़ पाकिस्तान के अवाम सड़कों पर ही ला सकते हैं, बाहर से कुछ भी नहीं होना। बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल दुरुस्त। अच्छा, अभी ये जो एहतजाज करने वाले लोग हैं सर, बड़े थोड़े नज़र आते हैं। तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान की एक लार्जेस्ट पार्टी है, इनका एक बहुत बड़ा आपको पता है, अवाम में तो मकबूलियत 90% से ज़्यादा है। लेकिन जिस तरह चंद लोग एहतजाज के लिए नज़र आते हैं, पंजाब में आलिया हमज़ा नज़र आती हैं, खैबर पख्तूनख्वा में जुनैद अकबर नज़र आता है, बाकी इक्का-दुक्का आपको पता है लोग इधर-उधर नज़र आते हैं। ये एक्शन एक तो क्यों नहीं लेते? और दूसरा ये जो 9 मई के मामले को बना के अब इनके सर पर वो एक डी-सीट करना, नहली की एक तलवार लटकाने की कोशिश के एक तहरीक-ए-इंसाफ पाकिस्तान बनाने का मंसूबा, वो जो फैसल वाडा साहब ने तो बरमला इसका ज़िक्र भी कर दिया है। तो ये चीज़ें आपको इन इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक़्त पाकिस्तान में जो छोटे-छोटे एहतजाज भी हो रहे हैं, ये बड़े अहम हैं। ये वो दिया है जो इतनी सख्त शदीद आंधियों, तूफ़ानों के बीच में जल रहा है, और उसका जले रहना जो है वो आपको वो रेज़िस्टेंस दिखाता है जिसकी इस वक़्त ज़रूरत है। दुरुस्त। जितनी इस वक़्त फस्तायत है, ये इतनी ज़्यादा है, उसके दौरान अगर आलिया हमज़ा बाहर निकलती हैं या मुख्तलिफ़ शहरों में हमारे वर्कर्स बाहर निकलते हैं, एहतजाज करते हैं, तो ये मैं समझता हूँ उनको इसका क्रेडिट देना चाहिए। जहाँ बिल्कुल, तक है बिल्कुल। कि एक बड़ी अवामी तहरीक, देखिए अब हमें ये बात अच्छी लगे या ना लगे, बड़ी अवामी तहरीक इमरान खान के बगैर नहीं चल सकती, क्योंकि अवाम का जो रब्त और जो एतबार और जो खुलूस और प्यार इमरान खान के साथ है, वो तहरीक इंसाफ क्या हो, कोई भी जमात हो, उसके किसी और शख्स के साथ नहीं है। हुँ। अवाम ने देखिए, अगर पिछले 2 सालों में 2-4 दफ़ा जब बड़ी तादाद में निकली भी है, तो उस वक़्त वो लेट डाउन हुई है, हमें ये मानना पड़ेगा। और वो लेट डाउन होने में शायद हमारी अपनी कमज़ोरियाँ शामिल हैं, क्योंकि हम में से, मैं अपने को भी शामिल करके कहता हूँ, शायद हम में से कोई भी इमरान खान जितना दिलेर नहीं है, जो दिलेरी वो सही। दिखा सकता है या दिखाता रहा है। तो अनफॉर्चुनेट रियलिटी पाकिस्तान की सियासत ये है कि, मतलब अनफॉर्चुनेटली हम टर्की नहीं हैं कि जब वहाँ पे उस वहाँ की फ़ौज ने मार्शल लॉ लगाने की सही की तो पूरे लोग टैंकों के आगे लेट गए। हम हुँ। अनफॉर्चुनेटली जो हैं वो टर्की नहीं हैं। देखिए, हम मुख्तलिफ़ चीज़ों में बँटे हुए हैं, हमें एतबार का बड़ा मसला है, ट्रस्ट डेफ़िसिट हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। लोग निकल तो रहे हैं, लेकिन उनको राबरों की राबरी पे यकीन नहीं है। तो वो जो हुँ। यकीन है, जो यकीन मोहकम है, वो इमरान खान के साथ है। इमरान खान की कॉल जब भी होगी, लोग ज़रूर निकलेंगे, और उसका लेकिन वक़्त भी शहज़ाद आएगा। साहब, इस पे एक छोटा-सा मसला, जब खान साहब आपको पता है अदम एतमाद की रात जिस तरह लोग खुद ही निकल आए थे, लॉन्ग मार्च पे भी निकलते रहे, अभी भी निकलते रहे, लो अवाम तो निकलती रही। लेकिन अब क्यों ऐसा कहा जाता है कि जब तक लीडरशिप कोई ऐसी कॉल नहीं देगी, लीडरशिप कोई लाए-अमल नहीं देगी, क्या लीडर ज़रूरी है या अवाम ने खुद ये लीड करना है?
नहीं देखिए, अवाम जब भी निकली है, जेल से इमरान खान साहब की कॉल आई है, हदायत आई हैं, तो अवाम निकली है जब वो जेल में भी मौजूद थे। अब हाँ, हालिया सूरत हाल ये है कि इमरान खान साहब को कंप्लीटली जो है वो कट ऑफ कर दिया गया है दुनिया से, और उनके बयानात अभी भी जो एक दो उक्का दुक्का बार आते हैं, मैंने उनके बारे में बहुत ज़्यादा जो है सवालिया निशान पैदा किया है, क्योंकि वो जो बयानात हैं, जो कल या परसों भी आया है, उनके ट्वीट से भी आया है, मैं माज़रत के साथ ये समझता हूँ कि उसमें बहुत ज़्यादा सेंसरशिप हो रही है। वो और वो टोन से नहीं है खान की। हाँ, जी, टोन के अलावा देखिए ना, सिचुएशनल नहीं है। अब अगर बिल्कुल। आप उसके अंदर अफ़गान मुहाजिरीन की बात कर रहे हैं, तो आप उसके अंदर कार्टलिंग वाले ड्रोन हमले की बात क्यों नहीं कर रहे हैं? या माइन्स एंड मिनरल बिल के ऊपर जो इतनी ज़्यादा पूरी दुनिया पागल हो गई है, उसके ऊपर वो डायरेक्ट बात ही नहीं है। मतलब उसके अंदर वो बातें हैं जो भी आप समझिए कि किसी और को फ़ायदा दे रही हैं। तो ये एक सवालिया निशान है, इमरान खान ये नहीं है। बिल्कुल, अलीमा खान से जो मुलाकात नहीं होने दी जा रही, इसकी भी क्या बड़ी वजह? एक तो ये तमाम मामलात इमरान खान तक ना पहुँचे, बाखबर उन्हें ना किया जा सके। दूसरा, क्या क़यादत के लिए भी कोई खतरा बन सकता है वो मुलाकात? देखिए, पहली बात ज़हन में रखिए कि अलीमा खान या फैमिली मेंबर्स का कोई सियासी जो है वो एजेंडा नहीं है, और ना ही हो सकता है, क्योंकि इमरान खान एक चीज़ में बड़ा कैटेगोरिकल है कि सियासत में यहाँ मौरूसियत नहीं है। अब चूँकि इमरान खान एक स्पेसिफ़िक किस्म की सिचुएशन में मुब्तला हैं, जो जेल में हैं, इसलिए हमें वहाँ उनके फैमिली मेंबर्स का जो एक्टिविटी ज़्यादा नज़र आती है, जो कि नेचुरल भी है। बहनें जो हैं वो अपने भाई से मिलने जाती हैं, जब वहाँ पे ज़ाती बातें होती हैं, साथ मुल्की बातें भी होती हैं। और हमने पिछले तकरीबन 600 दिनों में देखा है कि अलीमा खान साहिबा एक अनफ़िल्टर्ड जो बाहर की इन्फॉर्मेशन है, वो भी खान साहब तक पहुँचाती हैं, और अनफ़िल्टर्ड जो खान साहब ने कहा वो बाहर भी आ जाती हैं। अब यही बात है जो निज़ामुद्दीन को पसंद नहीं है, और इसी वजह से हाँ, अब अलीमा खान साहिबा जो हैं वो मिल नहीं पा रही, और उनको ना मिलने देने की सबसे बड़ी वजह ही यही है, जैसा मैंने पहले अर्ज़ किया कि इमरान खान के तक इन्फॉर्मेशन को पहुँचना, वो रोकना मकसूद है, और इमरान खान क्या कहता है, उसको बाहर आने देना भी जो है वो इसका, और इस जुर्म में अब अपने लोग शामिल हैं। और अब देखिए ना, जब तक ये क्लैरिटी नहीं होती, अगर वाक़ई इमरान खान साहब के बयानात बदल चुके हैं, तो फिर इसमें क्या बड़ी राय है? अलीमा खान साहिबा भी जाना चाहिए उनको, और पार्टी के और बहुत सारे लोग हैं। मुझे बताइए, जुनैद अकबर साहब कब मिले थे खान साहब को? आलिया हमज़ा कब मिली है लास्ट उनको? सलमान अकरम राजा साहब कब मिले हैं? तो बहुत सारे लोग हैं। अब एक मखसूस ही 4-6 लोग अगर बार-बार जाके मिलते रहें, जिनके ऊपर इस वक़्त कोई वर्कर जो है एतबार नहीं कर रहा, मैं समझता हूँ उनके लिए भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो भी, या देखिए, उनको वाज़े तौर पर ये कहना चाहिए कि बाहर क्या सिचुएशन हो रही है, और उनकी पोज़ीशन ख़राब हो रही है। क्योंकि अगर हुँ, वही बार-बार जाके खान साहब से मिल रहे हैं, और उसको लेकर एक लायकीनी और बेयकीनी की सूरत-ए-हाल पैदा हो रही है, तो इवन उनकी सियासत के लिए और उनकी अपनी उस डैमेज। चीज़ के लिए ये बेहतर नहीं है। बिल्कुल। अच्छा, वो आपकी बात पीछे अधूरी रह गई थी, वो जो अमेरिका में डॉक्टर्स मौजूद हैं, उनके दरमियान अभी वो नजीब सेठी साहब ने भी बात की है कि उनके दरमियान रखना डालने के लिए वो जो वफ़्द आया था इमरान खान से मुलाकात करने के लिए, वो भी इसी सिलसिले की एक काविश थी। आपको लगता है कि इस तरह की काविश से वहाँ कोई यूनिटी पर, इत्तेहाद पर कोई बहुत बड़ा डेंट पड़ा है, जिससे या तो रिकवर डैमेज कंट्रोल हो सकता है या फिर वो कामयाब हुए हैं इसमें? देखें, 2 चीज़ें हैं सभी साहब, आप खुद मेरी तरह बैरून मुल्क ही रहते हैं, मुझसे पहले से रह रहे हैं, आप जानते हैं हमारे जो सब कॉन्टिनेंट का डायस्पोरा है, मैं सिर्फ़ पाकिस्तान की नहीं बात कर रहा, हम जब बाहर होते हैं तो हमारे हिंदुस्तान के लोगों से भी, चूँकि हमारी ज़ुबान, बात एक जैसी है, उनसे भी राब्ता रहता है, उनसे भी बातचीत होती है। हमारा सब कॉन्टिनेंट की जो अच्छा सबसे शहज़ाद भाई, बड़ी, अब आपकी बात के बाद ये लग जाए ना ये कि जी लो जी, वो मान गए कि इनके राह के साथ ताल्लुकात हैं। चलें जी, अगर रॉ के साथ ताल्लुकात हैं, तो यहाँ लोगों के ईसाई के साथ भी ताल्लुकात हैं। देखिए, चलिए, अब मसला ये है कि जो बात मैं सब कॉन्टिनेंट की कर रहा हूँ, हमारे यहाँ हमेशा ओपिनियन डिवाइडेड होती है। हम कोई मतलब हम कोई रेवड़ तो है नहीं एक तरफ चल पड़े। सही बात। ओपिनियन डिवाइडेड ज़रूर होती है, लोगों का आपस में इत्तेफ़ाक नहीं होता। आईएसआई ने भी इस मामले में, क्योंकि एक ऐसा इश्यू आया था जहाँ पे एक मेजॉरिटी जो है, और ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी पाकिस्तानी डायस्पोरा स्पेशली अमेरिका में फ़ोकस होके एक तहरीक चला रही थी। जिन्हें बाय द वे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने कभी सीरियस नहीं लिया, इनका मज़ाक उड़ाते रहे हैं, बाकायदा उनके मतलब रिकॉर्ड पे स्टेटमेंट्स मौजूद हैं। जी। लेकिन जब उसी डायस्पोरा ने अपना एक इम्पैक्ट क्रिएट किया, तो इन्होंने उसके अंदर बहुत ज़्यादा ट्रोजन हॉर्सेस शामिल किए। अब उन हाँ, ट्रोजन हॉर्सों के अंदर से बेसिकली कुछ उन्होंने जो नरम चारा था ना, लीडरशिप के अंदर कुछ नरम चारा होता है, उसपे थोड़ा-सा हाथ फेरें तो वो जनाब टिला-टुला हो जाता है। कुछ उन्होंने उनको इस्तेमाल किया, कुछ अपने ट्रोजन शामिल किए, और हमारे भी माशाल्लाह जो हैं वो इतने समझदार थे
कि ऐसे लोगों को भी अपनी सफ़ में शामिल किया जो दोनों तरफ खेल रहे थे और पता भी था। तो उसकी वजह से जो एक डिस्कंटेंट शो किया गया और वही बाय द वे मैं ये खबर पहले भी दे चुका हूँ, जी, वही वजह बना जो अमेरिकन वफ़्द आया। ऑल्दो ये जो अमेरिकन वफ़्द आया था, ये पाकिस्तान एम्बेसी वाले लेके आए थे, ये सरकारी वफ़्द था। लेकिन इसके बावजूद उसके जो सरबराह थे जैक बर्गमैन, वो चाहते थे कि अक्रॉस पार्टी कंसल्टेशन हो। कोई उन्होंने तीर नहीं चलाना था, लेकिन ऑल ही वांटेड वाज़ अक्रॉस पार्टी कंसल्टेशन। उनको वो भी नहीं करने दी गई और उनको जो तासुर दिया गया वो ये कहा गया कि इसके ऊपर जो डायस्पोरा है वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड है और वो डिवाइडेड इसको दिखाने के लिए अमेरिकन एम्बेसी में भी हैंड पिक्ड लोग दिए गए। अब मैं आपको जी, एक जी, और बड़ी खबर दे देता हूँ। जी, जी, अब ये भी कंट्रोवर्सी चल रही है कि हमारे बहुत सारे लोगों को इत्तला नहीं पहुंची कि जी वहाँ पे उनको बुलाया जा रहा है या मीटिंग होनी है। मेरी इत्तला ये है कि ये खबर पूरी तरह से दुरुस्त नहीं है। इस ये खबर का आधा हिस्सा है। इस खबर का दूसरा हिस्सा ये है कि अपारे वालों ने हमारे उन लोगों को जो मिल सकते थे, एक तो वो है ना जिन जो बेसिकली अपारा के नहीं सुनते उन्होंने जाके मिलना था। दूसरे वो लोग भी हैं जो मिल सकते थे, उनको कहा हुआ था कि वो अगर तुमने अमेरिकन एम्बेसी की तरफ मुँह किया तो हम तुम्हारी टाँगें तोड़ देंगे। तो वो नहीं गए। अच्छा, तो ये देखें ना ये सूरत-ए-हाल थी। तो इस तरह से हर तरह से जहाँ डिसीट की ज़रूरत थी, वहाँ डिसीट का इस्तेमाल किया गया, जहाँ पे ताकत ज़रूरत थी, वहाँ ताकत का इस्तेमाल किया गया। लेकिन जो एक तो आपका डायस्पोरा उसके अंदर एक डेंट डालने की कोशिश की, लेकिन वो फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये थोड़ी अच्छा टाइमली इसपे शहज़ाद भाई, इस पे मैंने ना रऊफ़ हसन साहब से उनका मौक़िफ़ लिया, जो ऑफ़िशियल मौक़िफ़ था। मैंने उनसे पूछा कि आपको बाकायदा तौर पर अमेरिकन हाई कमीशन से ईमेल्स आई हैं, क्योंकि अमेरिकन हाई कमीशन कन्फ़र्म कर रही थी कि हम लोगों ने भेजे हैं। तो आप लोग क्यों कह रहे हैं कि नहीं? उन्होंने कहा जी वो हमें भेजा था नोटिफ़िकेशन, लेकिन हमें नहीं मिला। तो मैंने कहा कैसे मुमकिन है कि इतना बड़ा हाइली प्रोफ़ेशनल इदारा आपको एक भेज रहा है ईमेल, आपको नहीं मिल रही, वो स्पैम में है, आपके कहाँ पड़ी है ईमेल? आप चेक तो करें। कि 3 डिफरेंट सोर्सेज़ चेक किया, नहीं मिली ईमेल। तो वो आपकी बात में एक वज़न नज़र आता है। वो रऊफ़ साहब तो ख़ैर उसपे नाराज़ हो रहे थे कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आपकी बात में वज़न नज़र आ रहा है। जी। नहीं देखिए वही बात है ना कि वो कोई इनकी आपस में बातें ही नहीं मिलती। कोई कहता है जी ईमेल नहीं मिली। यार खुदा का खौफ करें, कौन से दौर में बैठे हुए हैं? पूरी दुनिया को पता है वहाँ पे ये हो रहा है। वैसे हर चौथे रोज़ आप वहाँ पे जो है ना तनावल फरमाने चले जाते हैं, तो आपको ये इल्म नहीं है। अगर वहाँ पे फवाद चौधरी पहुँच सकता है, तो आप लोग क्यों नहीं पहुँच सकते? हाँ, डॉक्टर तो अमजद गए हुए थे, वो दूसरे इसके अलावा वो आतिफ़ खान पहुँचे हुए थे, जी, फैसल चौधरी भी पहुँचे हुए थे। फैसल चौधरी सारे थे, लोग बिल्कुल, थे जी। लोग तो गए थे, देखिए ना जिन लोगों को नहीं जाने देना था वो नहीं गए, बाकी लोग गए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो आप कह रहे थे जैक बर्गमैन ने जाके वो तफ्तीश की और वो फिर डायस्पोरा जो है अब डिवाइड हुआ हुआ है? नहीं, देखिए जैक बर्गमन बर्गमैन को और उसका जो वफ़्द आया हुआ था, उसको ये पेश किया गया कि जनाब इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का इश्यू, इलेक्शन का इश्यू, 26 मई का इश्यू, ये तमाम चीज़ें जो हैं 26 नवंबर का सॉरी, ये तमाम चीज़ें वो हैं जिसके ऊपर जो है ओपिनियन डिवाइडेड है, ये पिक्चर पेंट करनी थी। उनके सामने यही पिक्चर पेंट की गई। मेरी इत्तला के मुताबिक एट लीस्ट बर्गमैन ने तो इस चीज़ को नहीं माना, लेकिन एंड ऑफ द डे ही इज़ अ रिटायर्ड फौजी, उसको यही साबित किया गया कि जनाब ये जो हमारा फॉरेन पॉलिसी है, बायलैटरल रिलेशंस हैं, उसके लिए कोई इतना अच्छा नहीं है अगर आप बहुत प्रोएक्टिव काम करेंगे। और एंड ऑफ द डे बर्गमैन और बाकी जो 2 उसमें आए हुए थे रिप्रेजेंटेटिव्स, वो पाकिस्तान कॉकस का हिस्सा हैं। पाकिस्तान बिल्कुल, कॉकस जो है वो हिस्टोरिकली पाकिस्तान एम्बेसी रन करती है, वो उसके पीछे खड़ी है। वही ये बेसिकली ये पाकिस्तान को प्रमोट करते हैं और पाकिस्तान रियासत रिप्रेजेंट करती है। तो लिहाज़ा आप इस ग्रुप से तो कम से कम वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकते थे ये कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ करता। बिहाइंड द सीन्स तो वो कुछ चीज़ें कर सकते थे, लेकिन पब्लिकली कोई पब्लिक फेसिंग चीज़ उन्होंने ऐसी नहीं करनी थी जो बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी होती, और यही हुआ। और बहुत हद तक ये चीज़ साबित उनके करने में या उनके सामने दिखाने में कामयाब हुए कि जनाब जी, यहाँ पे चीज़ें जो हैं वो उस तरह से नहीं हैं जिस तरह से आप समझते हैं। सो बेसिकली दे अगर अंग्रेज़ी का इस्तेलाह इस्तेमाल करें, दे मडीड द वाटर टू बेसिकली मेक देम लूज़ देयर इंटरेस्ट और बिल्कुल, फोकस। बिल्कुल। अच्छा, 9 मई के केसेज़ में ये तहरीक-ए-इंसाफ की ये जो लीडरशिप को ख़ास तौर पर पार्लियामेंट्स में जो कौमी असेंबली, सूबाई असेंबलियों में से, इनमें से फ़ारिग कर सकते हैं या ये सिर्फ़ इनको डराने के लिए कि एहतजाज के लिए लाने के लिए? तो देखिए इस वक़्त तो जंगल का बादशाह शेर है, वो अंडा भी दे सकता है और बच्चा भी दे सकता है। अब उसके अलावा तो वाह! हम कुछ नहीं कह सकते। देखिए जो 9 मई के केसेज़ हैं ये इन्होंने एक थ्रेट के तौर पर रखा हुआ है, इस थ्रेट को इस्तेमाल भी कर लेंगे। देखिए पहले इमरान खान साहब के ऊपर मुख्तलिफ केसेज़ बशमूल अल-कादर ट्रस्ट वाला केस एक थ्रेट के तौर पर रखा गया था जी, सज़ा दे देंगे, सज़ा दे देंगे। अल-कादर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अल-कादर केस में उनकी अहलिया भी शामिल थी। जी, और ज़ाहिर-सी बात है आप अपने ऊपर तो ज़ुल्म बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन बीवी, बच्चे, बहनें, भाई इनके ऊपर फिर मसला बनता है। तो वो थ्रेट इमरान खान के ऊपर तो नहीं चला। उसने तो ही कॉल्ड आउट देयर थ्रेट्स, उन्होंने जो करना था कर लिया, इमरान खान नहीं टूटा।
अब हुँ, यही चीज़ जो है, अब वो जो ना, वो इमरान खान तो एक इम्मॉर्टल शख्सियत बन चुका है ना, अब मॉर्टल्स जो हैं, हम जो हमारे जैसे लोग हैं, उनको डराया जाता है कि जनाब वाला देखें, सही हो या गलत हो, इस वक़्त तो जज भी हमारे, अदालतें भी हमारी, प्रोसिक्यूटर भी हमारे और गवाह भी हमारे। हम अगर चाहेंगे तो आपको सज़ा दे देंगे, और बात यही है, अगर वो चाहेंगे तो आपको सज़ा दे देंगे, वक़्ती तौर पे जिसको नाअहल करना चाहेंगे, जो वो नाअहल हो जाएगा। तो अभी भी देखिए ना कि पार्लियामान में तहरीक-ए-इंसाफ के वही मेंबरान अदालत में जा स सॉरी पार्लियामेंट में जा सके हैं, जिनको इजाज़त मिली है, जिनको नहीं मिली, वो चाहे जितना मर्ज़ी पिट के मर जाएँ। सलमान अकरम राजा मेरी नज़र में पाकिस्तान के नंबर 1 वकील हैं, लेकिन आज तक देखिए वो अपने फॉर्म 47 के मुकदमात का फैसला नहीं करवा पाए। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो अभी तक ये वाक़ई बात तो वो इजाज़त वाली है। खान एक नहीं मान रहा, बाकी तो सारे तकरीबन मानते जा रहे हैं। अच्छा अभी एक आप केस है जो आपको पता है राजा साहब का, उसमें आपको भी गवाह के तौर पे बुलाया, उसमें बड़ी खबरें बरतानिया से ही वो एक खातून सहाफ़ी है, नाम उनका मुझे नहीं पता। उन्होंने तो बड़ा लहक-लहक के बताया कि जी देखें जी फैसला भी हो गया, जुर्माने भी ठुक गए। फिर मीडिया में भी आती रही कि जी देखें जी जुर्माना हो गया और केस जो है वो उनकी मुखालफत में चला गया। तो राजा साहब का और आपका ये जो मामला है इसमें आपने क्या अदालत आने से आपको भी तो बुलाया गया है शायद? जी, सभी साहब, मैं इस पे थोड़ी-सी क्लैरिफ़िकेशन दे देता हूँ। बहुत ज़्यादा इस पे हम बात इसलिए नहीं कर सकते कि अभी उसमें ट्रायल होना बाकी है, सब जुडिस है। ये देखिए 1-2 चीज़ें हैं। एक तो ये एक लंदन में एक गिरोह है, जो इस तरह जी, के डेफ़ेमेशन के केसेस करके डरा के उसने माज़ी में भी बहुत सारे लोगों को बंद करा दिया, क्योंकि यूके में डेफ़ेमेशन लॉज़ बड़े स्ट्रिक्ट हैं। वो बड़े तरीके से, बड़े शातिराना अंदाज़ से सारी गेम खेली जाती है। अच्छा, ऐसी ही गेम खेली जा रही है। अब राजा साहब की सबसे बड़ी उनको क्रेडिट ये जाता है कि बावजूद इसके कि गेम खेलने वाले जो शातिर लोग हैं, उन्होंने अभी तक पिछले 2 सालों में कोई ऐसी चीज़ नहीं छोड़ी कि वो किसी तरीके से राजा को ढेर कर लें। लेकिन उनसे राजा अभी तक ढेर नहीं हुआ। तो हुँ, अब ये जो इस वक़्त भी अफ़वाह-साज़ी और सारी बातें की जा रही हैं, ये सारे का सारा लाइबलस किस्म की चीज़ें हैं, जिनको अभी देख लें। कल भी मुझे इत्तला आई थी कि पाकिस्तान के तमाम टीवी चैनल्स में मेरा नाम लेकर बड़ी खबरें चलाई गई, लेकिन वही टीवी चैनल्स जो लंदन में भी मौजूद हैं, वो लंदन में ये खबर नहीं चलाते, क्योंकि वो प्रॉपर है ना, उनको अगर कोई कल मैं अगर सिर्फ़ डिफेमेशन में या राजा साहब सू करते हैं, तो उनके लिए मसला हो जाएगा। ख़ैर, जो केस है वो बेसिक सी एक चीज़ समझ लीजिए कि ये पाकिस्तान की तारीख का शायद पहला केस होगा, या बरतानिया में भी पहला केस होगा, जहाँ पे आईएसआई का एक सिटिंग सर्विंग अफ़सर जो है वो आके ये रिटायर नहीं है, ये सिटिंग है कि रिटायर है? नहीं, रिटायर अब हैं, जिस वक़्त उन्होंने मुकदमा किया था उस वक़्त वो सर्विंग थे और सेक्टर कमांडर लाहौर थे। तो ये अच्छा, तो अच्छा। सवाल ही पैदा नहीं होता कि आईएसआई की मर्ज़ी और मुआवनत के बगैर वो आके ये मुकदमा कायम कर सकते। तो ये एक चीज़ अपने ज़हन में तस्वर कर लीजिए कि ये आईएसआई बनाम राजा है, लेकिन और कुछ नहीं है। हुँ, अच्छा, अब उस केस में, वो केस जो है पिछले 2 साल से, आपको पता है यहाँ पे प्री ट्रायल बहुत ज़्यादा प्रोटोकॉल्स होती हैं, पार्टिकुलर्स ऑफ क्लेम आता है, डिफेंस आता है, जो बेसिकली राजा साहब के और इनके माबैन है, हमारा उससे, मेरा तो खैर उससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो इस केस में एक गवाह हूँ, जिसने कुछ फैक्चुअल चीज़ों के ऊपर गवाही देनी है, और मुझे मैंने राजा साहब की तरफ से गवाही देनी है। मैंने खुद ही उनको ऑफ़र की थी कि मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपकी क्लेम को मदद कर सकते हैं, मैं गवाही दूँगा, और उसके लिए मैंने रिटन होती है यहाँ पे पहले गवाही, जो दूसरी पार्टी को दे भी दी जाती है। तो मैं रिटन गवाही ऑलरेडी अपनी जमा करा चुका हूँ। अब इसका ट्रायल होना है इस साल के वसत में। ट्रायल अच्छा, से अच्छा। पहले कुछ दरखास्तें होती हैं जिसके ऊपर काम होता है। बरतानिया में या वेस्ट में एक असूल है, सिविल केसेस के अंदर जो भी पार्टी दरखास्त देती है, अगर उसकी दरखास्त रिजेक्ट होती है तो दूसरी पार्टी की जो कॉस्ट होती है वो उसको देनी पड़ती है। कॉस्ट को जुर्माना नहीं कहते हैं, वो कॉस्ट ठीक, होती है, कॉस्ट ऑर्डर होता है। इट्स नॉट अ फाइन। अच्छा, बिल्कुल ये हुआ कि इस केस में भी जो आई थिंक को 3 दरखास्तें थी, जिसमें से एक राजा साहब की मेरी नज़र में, मेरी इत्तला के मुताबिक सुना है कि एक्सेप्ट हो गई है, एक रिजेक्ट हो गई है, और एक के ऊपर कोई 50-50 फैसला आया हुआ है। तो हुँ, जो रिजेक्शंस हुई हैं, वो उसकी कॉस्ट जो है, जो पार्टी दरखास्त देती है, यानी कि राजा साहब, उसको पड़ी है। ये महज़ इतना मामला है। ट्रायल अभी भी होना है। उस ट्रायल में अभी भी जो क्लेमेंट है इस ट्रायल के अंदर, ब्रिगेडियर नसीर जो है, इसको आना है, इसने आके अदालत में साबित करना है जो अपना वो मुकदमा ला रहा है, और फिर राजा साहब ने अपने डिफेंस में गवाहियाँ देनी हैं। जहाँ तक मेरी गवाही का ताल्लुक है, अच्छा, राजा साहब ने जो एक दरखास्त दी थी वो मेरी इत्तला के मुताबिक ये थी, जिसका मुझे इल्म नहीं है, जो मेरी इत्तला के मुताबिक ये थी कि वो उनको चूँकि यहाँ पे थ्रेट्स हैं, तो वो इन पर्सन अदालत में पेश नहीं हो सकते। सेकंडली, कुछ गवाहान हैं जिसमें मैं शामिल नहीं हूँ बाय द वे, जिन्होंने बैरून मुल्क से आना है। पहले तो एक गवाह उनका पाकिस्तान से भी था, अब वो ज़ाहिर बात है सिक्योरिटी की वजह से नहीं आ पा रहा। कोई अमेरिका से आना है, शाहीन सबाई साहब ने आना है।
तो उस सिलसिले में उन्होंने दी थी। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक है, मैंने राय साहब को और उनके वकीलों को भी कहा था, मुझे तो कोई इतराज़ नहीं है। देखिए थ्रेट तो मुझे भी है, मुझे भी यहाँ की पुलिस प्रोटेक्शन भी देती है और उसने थ्रेट जी, के जी। बारे में बताया भी हुआ है। लेकिन हर आपके किसी ऊपर तो की अपनी तेज़ाब वाला हमला भी घर पे हुआ, फिर उसके जी, जी, अलावा बिल्कुल हुआ और और उसका निशान आज भी मैं अपने चेहरे पे लेके फिर रहा हूँ। लेकिन बात ये है कि मैं इनके डर से अपनी ज़िंदगी तो नहीं रोक सकता। मैं एक ऐसे मुल्क में हूँ जहाँ पे एंड ऑफ द डे रूल ऑफ लॉ है, ड्यू प्रोसेस है। तो इंशाल्लाह हम खड़े हैं अपनी जगह पे जिस अब जो अभी वो ट्रायल जब भी खातून ने एक वो जो साफ़ी वो कह रही थी, वो मैंने कोई वीडियो मेरी नज़र से गुज़री कि जी अभी तो यहाँ पर देखें तो शहज़ाद अकबर साहब सड़कों पर भी जाते हैं, एहतजाज पर भी जाते हैं, लेकिन कह रहे हैं जी मेरी ज़िंदगी खतरे में है। मैंने उन्हें ऐसा शायद कुछ वो नहीं कहा, उनको मैंने बाय द वे उन खातून सहाफ़ी को मैंने फ़ोन करके बता भी दिया था, उन्होंने मुझे पर्सनली तो कह दिया था कि मैं आगे दुरुस्त कर दूँगी कि बिल्कुल आपकी तरफ से नहीं है। मैंने कहा जी ये जो एप्लीकेशन दी गई वो राय साहब की तरफ से दी गई, मेरा उससे कोई ताल्लुक मैं गवाह हूँ, गवाह का कोई वकील नहीं हाँ, होता। सही बात है, गवाह ने बिल्कुल तो मुझे अदालत कहेगी ऑनलाइन गवाही दो, मैं ऑनलाइन दे दूँगा, इन पर्सन कहेगी तो मैं इन पर्सन दे दूँगा, मुझे तो कोई बिल्कुल इतराज़ सही। नहीं है भाई, मेरे मुझे तो जहाँ कहेंगे हम जाके गवाही दे आएँगे। सर बिल्कुल हमारा सही। ताल्लुक पोठवार से है, आपको मैं लतीफ़ा सुना देता हूँ चलते-चलते, वो कहते हैं ना पोठवार वालों की चीज़ मशहूर है कि कोई बंदा कोई बैठा चीज़ लिख रहा था, तो दूसरे ने पूछा भाई की लिख रहे हैं? जे चिट्ठी लिख रहे हैं तो सलाम लिख दे, ते जे मुकदमा कर रहे हैं तो मेरी गवाही पा दे। तो हम हम पोठवारी चलते-फिरते लोग गवाही हैं, दे हम देते गवाही-शही देने से नहीं डरते। हैं। चलते-फिरते मतलब गवाही तैयार है। नहीं, लेकिन आपकी बात दुरुस्त है। चलें जी, जो भी इसका फ़ैसला होगा वो तो नज़र आ जाएगा उन हालात में। अभी ओवरऑल आखिरी जो बात है, आपको ये जो हालात हैं, क्या नज़र आ रहा है बैरिस्टर साहब, ये कब तक ठीक होंगे? लोगों को आपको पता है नाउम्मीदी, थोड़ी मायूसी भी नज़र आती है। ये कब तक मामलात आपको मैं लगता है लोगों सुलझ को लाम नाम नाउम्मीदी और मायूसी तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। मैंने कल इसके ऊपर एक एक्सक्लूसिव प्रोग्राम किया था जिसके अंदर जो एक मेरी तशरीह है, जो जनरल आसिम मुनीर साहब की तकरीर थी ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ, उसकी बॉडी लैंग्वेज देख लीजिए, उसमें अल्फाज़ देख लीजिए, उसमें खजालत देख लीजिए, उसमें गुस्सा देख लीजिए, उसमें बेबसी देख लें। तो मुझे ये लगता है कि जनाब इस वक़्त वहाँ पे दरारें बहुत शिद्दत से पड़ चुकी हैं। दूसरा ये है कि उस बयान को, उस तकरीर को अपने ही लोगों ने चलवाया और उसको आम किया, जानते हुए कि इसके ऊपर जो पुशबैक और ब्लो आएगा, तो मैं उसकी इंटरप्रिटेशन तो ऐसे ही कर रहा हूँ काज़मी साहब कि इसका मतलब है कि उनका जो बोझ है, वो इस वक़्त इदारा भी शायद नहीं उठाना चाह रहा। क्योंकि देखिए पिछले 2 साल में ये इदारा जो है वो बहुत कंट्रोवर्शियल हो चुका है। जहाँ एक ज़माने में पंजाब के लोग, हमारे जैसे लोग किसी को बात नहीं करने देते थे अपनी फ़ौज के बारे में, चाहे हमारा कोई अपने मुल्क का हो या बाहर का हो, हम लड़ पड़ते थे, हम जज़्बाती लोग थे जनाब, हम कहते थे तुम होते कौन हो यार? हम ये है, वो है। आज मुझे तो कहीं कोई बंदा नहीं मिलता उनको दिफ़ा करने वाला। आज पंजाबी भी खड़ा होके कह रहा है कि जनाब बलोच के साथ ज़्यादती हो रही है, आप उसके साथ ज़्यादती कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी तब्दीली है जो इस 2 साल के अंदर आई है। आपको क्या लगता है 1 मिलियन की फ़ौज के अंदर कोई ऐसा ज़ी शऊर शख्स नहीं है जो बैठकर यही नहीं सोचता होगा कि यार 2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि हमारे तो अब अपने घर वाले हमसे सवाल करते हैं। मैं सर फ़ौजियों को जानता हूँ, मैं खुद पोठहार से हूँ, हमारे हर घर में फ़ौजी है। हमारे यहाँ तो अब ये सिचुएशन पैदा हो चुकी है कि घर वाले सवाल कर रहे हैं उनसे कि जनाब आप ये करते हैं? क्या आप कातिल हैं? आप ये तो इस चीज़ ने एक इदारे का भी कॉन्शियस होता है, उस इदारे के कॉन्शियस ने भी शायद फैसला कर लिया है कि जनाब ये जो बोझ है इसको जितना जल्दी एक्सपोज़ किया जाए ताकि कोई मसला हम अपनी नॉर्मैलिटी की तरफ जाएँ। मैं बार-बार जिस चीज़ को प्लीड करता हूँ, अगर इदारा हमारी बात सुन ले क्योंकि देखिए वो एक बात फवाद चौधरी करता है कि हम कोई ना ही कोई टीटीपी के कारकुन हैं, ना हम कोई फ़ौजी हैं, हम तो सियासतदान लोग हैं। हम आपसे लड़ नहीं सकते, हम आपसे सिर्फ़ बातचीत कर सकते हैं, आपको कोई बात कह सकते हैं। तो जो बात हम कह सकते हैं वो यही है कि जनाब वाला अगर आप अपना किबला दुरुस्त नहीं करेंगे तो किसी भी फ़ौज की याद रखिए स्ट्रेंथ उसकी अपनी अवाम होती है। फ़ौज हुँ। दुश्मन से लड़ती है, फ़ौज अपनी अवाम से नहीं लड़ती। हाँ, ज़रूर अगर मुल्क के अंदर कोई छोटी-मोटी मसला पैदा हो जाए और अगर उसमें भी अवाम चाहे तो वो उसके आके हल कर सकती है। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि फ़ौज एक तसलसल के साथ अपने मुल्क में बलोची को भी मारे, पंजाबी को भी मारे, सिंधी को भी मारे, पठान को भी मारे, तो सर फिर इसका मतलब है कि वो जो लेकिन मारने सर वो वाला तो है 1500 दहशतगर्दों के साथ लड़ने की बात का आर्मी चीफ ने तो उस दिन ऐलान किया 1500 दहशतगर्द हैं, वो हम उन्हें कभी भी मुसल्लत नहीं होने देंगे। वो तो उनको उनके साथ जी, लड़ने की बात, वो आपसे तो नहीं लड़ रहे। नहीं, हमसे नहीं लड़ रहे, किसने कहा हमसे नहीं लड़ रहे? 26 नवंबर को जो लोग थे, वो क्या वो 1500 दहशतगर्द थे जो इस्लामाबाद में आए थे? या 9 मई को जो फ़ॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पूरे पाकिस्तान में किया गया, क्या वो वही 1500 थे? या इस वक़्त जो जेलें भरी हुई हैं, इमरान खान यास्मीन राशिद महमूदुर रशीद और एजाज़ चौधरी
कल आलिया हमज़ा को उठा लिया, ये तमाम लोग, बुशरा बीबी, क्या ये सारे वो 1500 दहशतगर्द हैं जो इनसे ये नहीं लड़ रहे? रोज़ तो ये तकरीर करके हमें फसादी कह देते हैं। ये जो जिनके यूट्यूब बंद कराए हुए हैं या हमारे जो एल्गोरिदम्स को छेड़ते हैं या हमारे ऊपर 120 मुकदमात कायम किए हुए हैं, पूरा पीका हमारा डाला हुआ है, क्या हम भी उन पे 1500 दहशतगर्दों में आते हैं जहाँ पे आप अपनी पूरी रियासत को इस्तेमाल कर रहे हैं? हमने नहीं लड़ाई की, आपने रियासत को हमारे ऊपर थोपा है। आपकी एमआई, आपकी आईएसआई हमारे घरों से लोगों को उठाती है। अहमद नूरानी जो है, उसने अगर एक स्टोरी की है, इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी की है, तो वो भी उन 1500 दहशतगर्दों में आ गया है कि आपने जनाब उसके ऊपर एमआई और आईएसआई की नाज़िल कर दिया है। तो ये वो चीज़ है जहाँ पे आपने अनफॉर्चुनेटली आपने नेशनल सिक्योरिटी के इदारों को अवाम के दस्तबस्ता कर दिया है। अब जब 10 ब 10 लड़ाई शुरू होती है तो दोनों तरफ से मुक्के पड़ते हैं। मसला ये है कि जो मुक्के हमें मार रहे हैं उसको तो कहते हैं ये ठीक है, लेकिन जो मुक्के आगे से वापस वो एक आधा बेचारा गरीब आदमी एक ही मारता है, तो वो इनको बहुत दुखता है। बिल्कुल, बिल्कुल सही बात है। नहीं, आपने बड़ी तफ़सील से शहज़ाद भाई बातें बताई हैं। उम्मीद है इंशाअल्लाह अल्लाह करे हमारा तो आपको पता है आपकी तरह सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानियों की दुआ है कि अल्लाह ताला इस मसाइल को हल करे और पाकिस्तान दोबारा अपने पैरों पर खड़ा हो जिस तरह पहले मौजूद था। आपने अपना कीमती वक़्त दिया, मैं उसके लिए बहुत मशकूर हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू काज़िम साहब।